हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। अभी हाल ही में यूपी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको पीईटी बोलते हैं इंग्लिश में, 2021 इन्होंने लाया है। इसमें समूह ग के लिए मतलब ग्रुप सी के लिए ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये प्रारंभिक परीक्षा है। देखिए, 2 परीक्षाएं की जाएंगी, प्री और मेंस। तो समूह ग के लिए जितनी भी वैकेंसीज़ अब भविष्य में निकलेंगी उसके लिए पहले ये प्री ले लेंगे और उसके बाद जो वैकेंसीज़ निकलती जाएंगी उसमें सिर्फ आपको मेंस देना रहेगा। जो बच्चा प्री में नंबर मतलब अच्छे लेके आएगा, ये मान लीजिए उसने मेरिट बना लिया है, तो वो मेंस के लिए एलिजिबल रहेगा। तो देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 25 मई से 21 जून तक का आपके पास डेट है। आप इसके बीच में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए, इसमें संशोधन की अंतिम तिथि भी दी हुई है 28/6/2021। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्री और मेंस, ठीक है, प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब स्वीकृति दे दी गई है कि इस प्रोसेस से आप भर्ती प्रक्रिया कर सकते हैं। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। मतलब भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसी पे ये अप्लाई होगा। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई, मतलब ये मान चलिए जो पहले जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो उसमें नोटिफिकेशन में जो चीज़ दी हुई है उसी हिसाब से वो प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, ये अब जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसके लिए ये निकला है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, वेबसाइट दी हुई है http:/upssc.gov.in पे। सरकारी रिजल्ट पे भी आप कर सकते हैं, freejobalert.com पे भी आप कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, आपको इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, चाहे आप प्री के लिए कर रहे हो चाहे वो मेंस के लिए, ये रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है। देखिए, दूसरे पॉइंट में दिया है ऑनलाइन आवेदन की अवधि, जो मैंने आपको बता रखा है 25 मई से 21 जून के बीच में है। ठीक है, तीसरे में है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की श्रेणीवार के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों का प्री में सिलेक्शन किया जाएगा वो देखिए मेरिट निकलेगी, उसमें बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, उस आधार पे किया जाएगा। देखिए, अगर कोई प्री नहीं दिया है तो वो मेंस में एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म कभी निकले और आप उसकी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर दें, ऐसा नहीं है। प्री आपको देना पड़ेगा, उसमें शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्री निकल गया है तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। प्री निकलने के बाद जो भी फॉर्म्स निकलेंगे उसके मेंस के लिए भरा जाएगा और फिर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सिलेक्शन होगा। अब देखिए, इसमें चौथा पॉइंट देख लेते हैं, आयोग की परिधि में आने वाले पद। ठीक है, मतलब आयोग के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। देखिए, इसमें लिखा है समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। ठीक है, देखिए, समूह ख और समूह ग के जो पद हैं वो इसके यूपी SSC के अंडर में आते हैं।
जिसके आधार पर ये इस तरीके की वैकेंसी को ला सकते हैं इसमें। पर देखिए राज्य सरकार के अंडर में है कि वो किसी भी वैकेंसी को ऐड कर सकती है और बाहर निकाल सकती है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में कौन कौन से पद आते हैं, ठीक है, उसके जो पे बैंड है वो देख लीजिए। देखिए समूह ग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वेतन बैंड फर्स्ट जो 5,200 से 20,200 तक है, ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे तक के समस्त पद यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आते हैं। 5वें पॉइंट पे आते हैं शैक्षिक अर्हता। देखिए यहाँ साफ साफ ऊपर लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 10th से ले करके आप कितना भी हायर क्वालिफिकेशन ले रखे हों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे कहा है कि इसके हिसाब से जो फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, ये पीटी जब आप दे लेंगे रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हर विभाग अपना फॉर्म निकालेगा या यूपी ट्रिपल एससी लेके आएगा फॉर्म, और फिर जिसकी जैसी क्वालिफ़िकेशन मांगी होगी, जैसे मान लीजिए किसी में 10th मांगा है, किसी में 12th मांगा है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, उसके आधार पर आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं और प्री के मेरिट पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मेंस के लिए। अब वो वैकेंसी पे आधारित है कि मेंस तो आपको देना ही देना, उसके अलावा उसमें क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मुख्य परीक्षा / कौशल परीक्षा / शारीरिक परीक्षा। अब देखिए नोट में साफ साफ लिख दिया है कि 10th या उसके इक्वल जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके नीचे के क्वालिफ़िकेशन का अगर कोई पद आता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए या प्री आप दिए हों। ठीक है, उसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी, या कौशल परीक्षा ली जाएगी या शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, चलिए छठे पे आते हैं। छठा है आयु सीमा। देखिए न्यूनतम आयु जो है भिन्न भिन्न है, 18 कम से कम या तो फिर 21 कम से कम। ठीक है, जो 10th बेसिस पे फॉर्म्स निकलेंगे 12th बेसिस पे वो 18 मांग सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन बेसिस पे निकलेंगे वो शायद 21 मांगेंगे। ठीक है, और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो देखिए आयु में इसमें छूट भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट है। देखिए दिव्यांगजनों मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे है 15 वर्ष की छूट। SC ST OBC के लिए भी 5 वर्ष की छूट है यहाँ पे। 7वें पॉइंट पे आते हैं आरक्षण। देखिए आरक्षण में साफ साफ कह दिया है कि जब आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये छूट दी जाएगी, चाहे SC हैं, ST हैं, OBC हैं या EWS हैं। और देखिए क्षैतिक आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त या फिर दिव्यांगजन या फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर महिला अभ्यर्थियों के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, देखिए 8वां है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। देखिए इसमें लिखा है वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड कर दिया गया है, जो पाठ्यक्रम है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए इसमें एक जगह लिखा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा डेट पे अगर एग्ज़ाम हुए। 9वां है परीक्षा की तिथि। देखिए परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, ये आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, उस पर आ जाएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 10वां पॉइंट में लिखा है स्कोर। ठीक है, जो आप प्री का एग्ज़ाम देंगे वो 1 साल तक मान्य रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले
अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। ठीक है, जिस दिन ये अपलोड हो जाएगा उस दिन से लेकर 1 वर्ष तक ये जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट रहेगा वो मान्य रहेगा। अगर समूह ग का कोई भी वैकेंसी निकलता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 1 साल तक, सिर्फ आपको मेंस देना रहेगा। अब देखिए इसमें है कि आवेदन कैसे करें, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें प्रक्रिया लिखी हुई है आवेदन भरने की प्रक्रिया। पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरा फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। ठीक है, तीसरे में जो और सारी चीज़ें हैं, एड्रेस हो गया, क्वालिफ़िकेशन हो गया, ये सब चीज़ें तीसरे में आ जाएंगी। और चौथा स्टेप है फ़ीस, मतलब जो आप फ़ीस पेमेंट करेंगे उसके बारे में। पांचवा स्टेप है आप जब फॉर्म पूरा फिलअप कर देंगे तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, साफ आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए। फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो आप किस तरीके से अपलोड करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो यहाँ पे दी हुई है। पेमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है वो यहाँ पे दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए आवेदन शुल्क से रिलेटेड देख लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए आपको 185 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और ओबीसी के लिए 185, SC ST के लिए 95 है और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड आएंगे या विकलांग जन जिनको बोलते हैं हम, वो 25 रुपीज़। अब देखिए नोट में लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो। जैसे मान लीजिए वो अगर जनरल है तो जो जनरल की फ़ीस है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो SC ST हैं तो SC ST की जो फ़ीस है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 21 जून तक तो फॉर्म भरने का है आखिरी डेट, उसके बाद आपको 28 जून तक का टाइम दिया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं गलती की है तो आपको सिर्फ एक मौका मिलता है संशोधन करने का। ठीक है, सिर्फ एक मौका मिलेगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा या ईमेल आप डाल रखे हैं उस पर OTP जाएगा और उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल नंबर और ईमेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आप डालें वो सही हो और भविष्य में ऐसा ना लगे आपको कि मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है मेरा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, ये थोड़े ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इसमें कहा है कि अपना ही जो श्रेणी है उसको अवश्य अंकित करें, तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब चीज़ें तो डालेंगे ही। देखिए यहाँ पे EWS का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके आधार पे ही आप EWS का जो आरक्षण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें देख लीजिए आप। देखिए 3.28 में दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आइए PET का सिलेबस देख लेते हैं। कुल 100 नंबर का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें देखिए भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा इसमें है ज्योग्राफी से आएंगे 5 नंबर के। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 आएंगे। पांचवा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठा आपका है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन आएंगे। सातवां है प्रारंभिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन आएंगे। आठवां है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसमें 9वां पॉइंट है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा का मेरा मतलब है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, कोई ज़रूरी नहीं आप जो पढ़ें वही आ जाए। 10वां इसमें है तर्क एवं तर्कशक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, 5 नंबर के आएंगे। 11वां है सामयिक, मतलब करंट अफेयर्स से आपको 10 नंबर के को आएंगे। फिर 12वां है जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर के आएंगे।
13वां है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश रहेंगे 10 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। 14वां है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ पूछे जाएंगे 10 नंबर के। 15वां है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी 5-5 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। पहला है क्रम संख्या 1 से लेके 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित, मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा इसका वो एनसीईआरटी की जो 10-12 की बुकें होती हैं उस पर आधारित रहेगा, 1 से 9 तक का। सेकंड में है परीक्षा का जो प्रकार रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑप्शनल्स रहेंगे। और तीसरा इसमें है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का अंक काटा जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा पेपर देते समय। तो ये पूरे नोटिफिकेशन का एक विश्लेषण था जो मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो भी स्टूडेंट हैं जो UPSSC के फॉर्म भरते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कर दीजिए, प्री देना पड़ेगा आपको। रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट अपलोड रहेगा 1 साल तक। उसके बाद देखिए फॉर्म्स निकलते रहेंगे इस 1 साल में। उस कैटेगरी के जो भी फॉर्म्स निकलेंगे आप उसमें मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं मेंस के लिए तो आप जाइए मेंस दीजिए और क्वालिफाई होइए और सिलेक्शन लीजिए। तो 21 जून से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आखिरी में भरने का मत सोचिएगा, पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।